देखिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन क्लास की ओर बढ़ते हैं और हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जिससे है नंबर सिस्टम संख्या सिद्धांत, उसके जो हमने अभी तक क्लास में जो भी पढ़ा था उसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं और सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से हम रिपीट करके उनको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, अंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर डिजिट। अब एक्चुअल में अंक या डिजिट होता क्या है, देखो टोटल जो डिजिट्स या अंक होते हैं टोटल 10 होते हैं, कहां से लेकर कहां तक सर, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितने हो गए काउंटिंग में 10 होते हैं, लेकिन कहां से लेकर कहां तक होते हैं 0 to 9। अब कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 9 तक डिजिट होते हैं, 9 तक अंक होते हैं और वो कितना मान लेते हैं सर, वो 9 मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 9 नहीं होते, क्योंकि सर जीरो भी शामिल होता है। इसलिए सर काउंटिंग में या अगर हम काउंट करते हैं तो उस समय कितने आएंगे सर, टोटल 10 आएंगे, लेकिन होते कहां से लेकर कहां तक है सर, 0 to 9 या 0 to 9 तक हमारे डिजिट्स होते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके पास में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3461 लिखा हुआ है ना। अब इसमें कौन कौन से डिजिट्स है सर, 3 4 6 और 1, तो ये कौन कौन से डिजिट से मिलकर बनी हुई है, किस अंक से मिलकर बनी हुई है, तो सर 3 4 6 और 1, तो ये इसके क्या होते हैं सर डिजिट्स। तो इसका मतलब कि सर कोई भी नंबर होती है वो किससे मिलकर बनती है सर, वो डिजिट से मिलकर बनती है। तो कोई भी संख्या अंक से मिलकर बनती है या कोई भी नंबर डिजिट से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं सर, डिजिट या अंक कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो 10 डिजिट होता है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में देखो, जैसे मान लो कि 2222 है तो इसमें सारे टू ही है, इसमें डिजिट्स कितने, ओनली 2 डिजिट्स है उसमें, वैसे टोटल डिजिट्स कितने हैं इसमें, तो इसमें टोटल 5 डिजिट्स है। और 5 डिजिट्स कैसे हैं सभी के सभी सर, सभी के सभी हमारे पास में 2 है, लेकिन एक्चुअल में टोटल डिजिट्स कितने हैं सर, 5 डिजिट्स। तो ये नंबर कितने अंकों की है सर, 5 अंकों की संख्या है, 5 डिजिट्स के नंबर है, लेकिन सभी डिजिट्स कैसे हैं सर, सभी डिजिट्स सेम है, सभी अंक क्या है सर, समान है। चलिए इसके बाद में, इसके बाद में फिर देखते हैं संख्या, जिसे क्या कहते हैं सर, नंबर। नंबर क्या होता है कि 1 डिजिट हो या 2 डिजिट्स हो, अगर मान लो कोई भी 1 2 डिजिट्स इन सभी से मिलकर क्या बनती है, नंबर बनती है, संख्या बनती है, जैसा हमने पीछे देखा था। हो सकता है कि सेम डिजिट्स बार बार आपका उसका रिपीटेशन भी हो सकती है, उसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। तो इस तरह क्या होता है कि सर कोई भी हमारे पास क्या बन जाएगी, नंबर बन जाएगी। चलिए तो एक इजी टॉपिक है। चलिए जैसे मान लो 357 से मिलकर क्या बन सकते हैं, 357 बन सकता है, 537 बन सकता है, 735 बन सकता है। इस तरह से आगे पीछे भी आप करके नंबर से, डिजिट से नंबर बना सकते हो। आपको मान लो कि कह दे कि 357 कोई डिजिट्स है और उनसे बनने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फाउंड बाय 357, तो आप कौन सी कहोगे सर, 357। तो स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी संख्या कौन सी है सर, 357 या 357। इस तरह के क्या होते हैं सर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखे देखे जाते हैं। आपको इवन नंबर पूछ सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट, ओड नंबर, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इस तरह की आपको क्या करना, उन डिजिट्स को यूज करके, उन अंकों का यूज करके आप उनको सोल्व करना और उसका आंसर देना है। इसके बाद में सर अंक। अब देखो आपको मैं कुछ डिजिट बता देता हूँ। देखिए कोई भी जो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा होता है सर, उसकी एक तो रियल वैल्यू होती है, एक तो कौन सी होती है, रियल वैल्यू, वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान। और एक होता है सर हमारे पास में प्लेस वैल्यू, जिसे कहते हैं सर स्थानीय मान। ध्यान रखना, एक हमारे पास कौन सा होता है सर, एक होता है हमारे पास में रियल वैल्यू या वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान, और एक होता है सर हमारे पास में प्लेस वैल्यू, जिसे क्या कहते हैं सर, स्थानीय मान कहते हैं। अब रियल वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि 4326 आपके पास में एक नंबर लिखा हुआ है, एक 4 3 2 से एक संख्या लिखी हुई है। इसमें देखो 4 का रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, जिसे रियल वैल्यू भी कहते हैं, जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आपको कुछ एक बॉय दिखाई दे रहा है, इसका फेस किसके जैसा दिखाई देगा, इसके जैसा दिखाई देगा। तो एक्चुअल में फेस वैल्यू या रियल वैल्यू क्या होती है सर, वो जो डिजिट है वो खुद ही क्या है सर, उसका रियल वैल्यू या फेस वैल्यू है। तो वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान क्या होता है सर, जैसे मान लो 4 है तो 4 का रियल वैल्यू क्या है 4, तो उसका फेस वैल्यू भी 4 है। वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान कितना है 4, 3 का कितना है 3, 2 का 2, 6 का 6। तो ये सारे क्या होते हैं सर हमारे पास में रियल वैल्यू या फेस वैल्यू, जिसे अंकित मान, वास्तविक मान या जातीय मान कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आपके पास में नंबर है, तो ये चाहे किसी भी स्थान पर हो, किसी भी प्लेस पर हो, चाहे वंस पे हो, चाहे टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कहीं भी हो, लेकिन फेस वैल्यू हमेशा क्या रहती है सर, सेम रहती है। वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान हमेशा क्या रहता है सर, समान रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे खड़ा हो, चाहे किसी भी स्थान पे उसको लिखा गया हो, या कोई सी भी प्लेस पे उसको नोट डाउन किया गया हो। ठीक है। इसके बाद में एक आता है सर प्लेस वैल्यू, जिसे कहते हैं सर स्थानीय मान। ध्यान रखना,
प्लेस नाम से स्पष्ट है सर, किसी प्लेस पे, स्पेसिफिक किस प्लेस पे उसको नोट डाउन किया गया है या किस स्थान पे उसको लिखा गया है, उसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान, या उसे क्या कहते हैं सर, प्लेस वैल्यू। जैसे मान लो कि 5436 एक नंबर लिखा हुआ है और इसमें 5 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, तो देखो कौन से स्थान पे या कौन से स्थान पे लिखा हुआ है या किस प्लेस पे ये इसको नोट डाउन किया हुआ है, तो सर वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कहां पे लिखा हुआ है सर, ये थाउजेंड या हजार पे लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू, इसका स्थानीय मान कितना है सर, 5000। और इसका ट्रिक क्या होता है कि जिस डिजिट की या जिस अंक की आपको प्लेस वैल्यू आया, स्थानीय मान पूछा है, उस डिजिट को ऐसा कैसा लिख दो और उसके आगे राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं उन सबको जीरो लिख दो। जैसे इसके बाद में कितने डिजिट है सर, 3 डिजिट या 3 अंक है, तो इसके बाद में कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। अब मान लो कि 4 की आपको प्लेस वैल्यू आप 4 की स्थानीय मान पूछ ले, तो सर 4 के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 400। और वैसे 4 कौन से स्थान पे लिखा हुआ है, किस प्लेस पे लिखा हुआ है सर, 100 या सैकड़ा पे, इसका मतलब 400 आएगा। 3 का कितना हो जाएगा, स्क्रीन नहीं दिख रही। और 6 का कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारे पास क्या होती है, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान होता है। तो ये सब हो गया हमारे पास में स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। चलिए सर इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो 54621 आपके पास में एक नंबर है और इस नंबर में आपको क्या कहा कि सर इस नंबर में आप एक काम करो, प्लेस वैल्यू बताओ। तो इस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 के बाद में कितने डिजिट है सर, 3 डिजिट, कितने अंक है, 3 अंक, तो कितने हो जाएगा 400। और एक्चुअली में नंबर कहाँ लिखा हुआ है सर, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो थाउजेंड पे लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे लिखा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4000 या 4000 हो जाएगा। इसमें अगर पूछे तो आपके 4 की वैल्यू कहां पर होगी, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000, तो कितना हो जाएगा 40,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना हो गया सर 40,000। और वैसे सर 4 के बाद में कितने डिजिट है, 4 डिजिट, या 4 के बाद में कितने अंक है, 4 अंक, तो सर इसमें कितने हो जाएंगे 4 के बाद में 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40,000। इसी तरह सर इसकी अगर बात करें तो फिर से आपके पास में लिखा हुआ है 59। इसमें देखो किसी भी नंबर को आपको लिखना, मान लो 2 की लिखना हो तो कितनी आएगी 2, 4 की लिखना हो तो 4 के बाद में कितना 10, तो 40। अगर सर यहाँ 6 की लिखनी हो तो 6 के बाद में 20, तो 600। 8 का कितना आ जाएगा 30, तो 8000। 9 का कितना आ जाएगा 1 2 3 4 40। 9 के बाद में 5 के बाद में कितने 1 2 3 4 5, तो कितने 50। लेकिन सर इसकी अगर आपको फेस वैल्यू, रियल वैल्यू, वास्तविक मान, अंकित मान, जाति मान अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे सर, 2 की फेस वैल्यू कितनी होती है 2, 4 की कितनी होती है 4, 6 की कितनी होती है 6, 8 की कितनी होती है 8, 9 की कितनी होगी 9 और 5 की कितनी होगी 5। देखो फेस वैल्यू कोई चेंज नहीं, चाहे कोई सी प्लेस पे लिखा हो उसकी सेम रहती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रियल वैल्यू, अंकित मान, वास्तविक मान या जातीय मान। लेकिन सर प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्लेस वैल्यू हमेशा जिस प्लेस पे उसको नोट डाउन किया गया है या जिस स्थान पे उसको लिखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है कि उसके आगे कितने जीरो लिखे आएंगे, उसके आगे कितने जीरो लिखे आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारी होगी सर फेस वैल्यू, रियल वैल्यू, अंकित मान, वास्तविक मान, जातीय मान और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, दोनों को मैंने एक साथ लिख के इनका कंपैरिजन करके आपको ये बता दिया कि एक्चुअल में आपको इनको किस तरह से देखना है और ये फेस वैल्यू या रियल वैल्यू क्या होती है और स्थानीय मान या वास्तविक अंकित मान आपका क्या होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी भी अगर आपको फाइंड आउट करना तो कर लोगे। 2 का कितना होगा 2, 3 का 30, 4 के बाद में 20, तो 400, 6 का 6000, 3 का 3 जीरो आ जाएंगे। और प्लेस वैल्यू, रियल वैल्यू या जिसे वास्तविक मान, अंकित मान या जाति मान कहते हैं, वो हमेशा क्या रहेगा सर, हमारा सेम रहेगा। अब देखो एग्जाम में करते क्या है, एग्जाम में क्या होगा आपके पास में, मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया होगा और फिर क्या कहेगा कि 3 और 2 की प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके बताओ या उनका सम करो। तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों का प्लस कर दो, इन दोनों का माइनस कर दो, जो भी आपको पूछे उसका प्लस माइनस डिवाइड जो भी आपको पूछा गया आप इजीली कर सकते हो। चलिए आज देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये भी सेम वही है कि सर इस सबका आपको प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान बताना है तो आप निकाल लोगे। उसके बाद में सर स्थानीय मान, फेस वैल्यू, रियल वैल्यू सब सेम होती है और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। अब हमारे पास में अगला टॉपिक क्या है सर, एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का विस्तार। सर एक्चुअल में विस्तार या एक्सटेंशन क्या होता है ये भी समझना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत काम आता है। एक्सटेंशन देखो किसी भी संख्या आपके पास है, मान लो मैं सीधा एग्जांपल पे चलता हूँ। जैसे मान लो कि एक आपके पास में एग्जांपल लिखा हुआ है 96321, ये क्या लिखा हुआ है 96321, और इसका हमें क्या करना है सर एक्सटेंशन, इसका हमें क्या करना है सर विस्तार करना है। देखो पहले तो इसको डिनोट करो, कौन सा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला कौन सा प्लेस है सर, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड,
10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब सर अगर इसका एक्सटेंशन कर रहे हो, अगर आप इसका विस्तारित रूप में लिख रहे हो, इसका अगर इसको एक्सटेंशन फॉर्म या विस्तारित रूप में लिखोगे तो क्या करोगे सर, इधर से लिखो 9 के साथ में किसको मल्टीप्लाई कर दो सर, कौन से नंबर पे, ये 10,000 पे, कौन से प्लेस पे है 10,000 या 10,000 पे, तो सर इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 किस पे, हजार या 1000 पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 सैकड़ा है 100 पे, तो 100 से कर दिया। 2 कहाँ पे, दहाई या 10 पे, तो ये कितना 10 से, और 1 कहाँ पे, इकाई पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर अगर आपको इससे भी जल्दी करना हो शॉर्ट में तो क्या करोगे, तो सर काउंट कर लो 9 के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो सर 9 के बाद में 4 लिख दो, फिर बीच में क्या लिख दो प्लस, 6 के बाद में 3, तो 6,000 प्लस 3 के बाद में 2 0, फिर प्लस 2 के बाद में 1 0, और फिर प्लस और 1 की जगह 1 आ जाएगा। तो सर ये भी हमारे पास में क्या होता है, इस तरह से एक्सटेंशन करना होता है। अब जब भी आप इनको अगर प्लस करोगे तो क्या लिखा आएगा आपके पास में, प्लस करोगे तो ये नंबर वापस बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है सर, एक्सटेंशन या विस्तारित होता है। जैसे मान लो इस नंबर का आपको एक्सटेंशन करना हो, क्या करोगे सर, 5 के बाद में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये लो 5 जीरो, प्लस 7 के बाद में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 जीरो, प्लस 2 के बाद में कितने जीरो, 1 2 3, तो सर 3 जीरो, प्लस 4 के बाद में कितने जीरो, 2 जीरो, 3 के बाद में कितने जीरो, 1 जीरो, और 2 की जगह 2, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक्सटेंशन या विस्तारित हो गया। अब देखिए अगर आपको इसको एक्सटेंशन को 10 की पावर में या 10 की घात में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो अगर आपको 10 की पावर 2 कहीं भी दिखाई दे, अगर आपको 10 की पावर 2 या 10 की घात 2 या 10 की पावर 2 या 10 की घात 2 अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहोगे सर, इसका मतलब है कि 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया सर, 10 आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और अगर 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा सर, 100। इसका मतलब कि सर इसके बाद में अगर पावर 2 है, अगर इसकी घात 2 है, मतलब कि सर कितने जीरो है सर, 2 जीरो, 2 जीरो है। 10 की पावर 4 मतलब कि सर 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया सर, 4 टाइम, इसका मतलब जीरो कितने आएंगे सर, 4 जीरो, तो 4 आ गई। अगर आपके पास में मान लो कि 7 जीरो है, यहाँ पर 7 जीरो लिखे हुए हैं, तो पावर कितनी होगी सर, 10 की पावर 7, लेकिन सब कैसा होना चाहिए सर, ये इसके बीच में 2 नहीं होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। यहाँ पर 3 जीरो है तो पावर कितनी हो जाएगी 3, और पावर 3 होने का मतलब कितने जीरो आएंगे सर, 3 जीरो। 6 पावर होने पर या 6 घात होने पर कितने जीरो आएंगे सर, 6 या 6 जीरो आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कितने जीरो है, 4, तो 10 की पावर कितनी है, 4, यहाँ कितने जीरो, 6, तो 10 की पावर कितनी है, 6। अब एक और पॉइंट आपको बताता हूं, अगर आपको किसी भी नंबर की अगर पावर जीरो है, किसी भी संख्या की अगर घात जीरो है, तो उसका मान कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 1। ध्यान रखना इस बात का, चाहे 5 की पावर जीरो तो भी 1, 6 की पावर जीरो तो भी 1, 7 की पावर जीरो तो वैल्यू 1, 50 की पावर जीरो तो 1, चाहे 9,862 9,862 की अगर घात जीरो है तो मान कितना होगा सर, 1। इसका मतलब ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो हो जाए, अगर किसी भी संख्या की अगर घात जीरो है, तो उसका मान कितना होगा सर, 1 होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। और अगर आपको 10 को लिखना होगा तो क्या लिखोगे सर, 10 कितने टाइम है सर, 1 टाइम, तो 10 की पावर कितनी है, 1। इसका मतलब कि सर 10 की घात 1 है, इसका मतलब 10 कितने बार है सर, 1 बार। 10 की पावर 1 का मतलब 10 कितने टाइम से सर, 1 टाइम है। ये भी ध्यान रखना, अभी ये बहुत काम आता है एक्सटेंशन में, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो 5 की पावर 2 है, मतलब 5 कितने टाइम है सर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 25 आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में ये लिखा हुआ है, अब इसको कैसे लिखोगे 10 की पावर में, तो सर पहले 6 लिखो, और 6 कितने जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 1 2 3 4 5, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 जीरो से, तो 6 मल्टीप्लाई 5 जीरो हो गए। तो सीधा ये भी लिख सकते हो सर, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है सर, 5, 10 की पावर कितनी है, 5, ये भी लिख सकते हो। अगर मान लो ओनली 4 लिखा हुआ है, ओनली 4 लिखा हुआ है, तो सर 4 के साथ में कितने जीरो है सर, कोई जीरो नहीं है, तो जीरो कितने, जीरो, मतलब 10 की पावर कितनी है, जीरो। क्योंकि देखो अगर आप 10 की पावर जीरो, मतलब इसको ये भी तो लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर जीरो का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर जीरो का मतलब 1। तो एक्चुअल में मान की वैल्यू कितना आएगा सर, 4 ही तो आएगा इसका, एक्चुअल में वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो सर ये इसलिए जीरो लिखा आता है। अगर कोई जीरो नहीं हो तो 10 की पावर कितनी होगी सर, हमारे पास में जीरो, क्योंकि 10 की पावर जीरो है, 10 की घात जीरो का मान कितना होता है सर, 1, और वापस से आंसर क्या रह जाएगा सर, वही हमारे पास आंसर रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर चलते हैं इस पे वापस, इसको वापस से कन्वर्ट करते हैं। मान लो कि आपको इसको 10 की पावर में लिखना हो, तो 5 के बाद में कितने जीरो है सर, 1 2 3 4 5, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी रहेगी सर, 5 जीरो है, तो 10 की पावर 5 रहेगी, 10 की घात कितनी रहेगी, 5, प्लस 7 के बाद में कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, 10 की घात कितनी सर, 4 या 4, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, 3, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2,
3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, सर इसमें जीरो ही नहीं, तो 10 की पावर जीरो। तो इस तरह इसको क्या कर सकते हैं सर, 10 की घात में लिख सकते हैं या पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। इस तरह इसका एक्सटेंशन हमने किसमें सीख लिया सर, 10 की पावर में भी इसका एक्सटेंशन हमने सीख लिया। इसके बाद में और देखते हैं। अब मान लो कि इसको देखना हो तो यहाँ पे देखो, अगर आपको इसको 10 की पावर में एक्सटेंशन करना हो तो क्या करोगे सर, 5 के बाद में कितने जीरो है सर, 1 2 3 4 5। तो सर 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि देखो 5 जीरो है मतलब 10 की पावर 5। अगर 5 जीरो तो 10 की घात कितनी 5। 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 4 जीरो है, मतलब कि मल्टीप्लाई, अगर देखो इसको एक्चुअल में देखो, अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि मैं 500 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप क्या कहोगे सर, 5 मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते हो, क्या कर सकते हो 5 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हो। देखो 100 होने का मतलब 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसलिए इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी करते तो 7 मल्टीप्लाई कितने हो गए सर 10,000, तो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर या 10 की घात कितनी रहेगी सर, 4 रहेगी, 10 की पावर 4 रहेगी, या कितनी रहेगी सर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, सर जीरो ही नहीं है तो 10 की पावर जीरो, और 10 की पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है सर 1, इसका मतलब वापस से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सटेंशन कर सकते हो, उसको 10 की घात में उसका विस्तार कर सकते हो। और देखते हैं और कोई नंबर है क्या, नहीं, ये तो एक्सटेंशन था। अब देखो एक्सटेंशन से वापस शॉर्ट फॉर्म बनाना, एक्सटेंशन से वापस शॉर्ट फॉर्म बनाना, इसका संक्षिप्त रूप बनाना, कैसे करोगे, चलिए इन सबको प्लस कर दो, तो मतलब 4, इसके बाद में सब ये 3 आ जाएगा क्योंकि 3 जीरो, और इस तरह इसको वापस प्लस करके क्या कर देना सर, उसको आप वापस से नंबर बना देना, ये क्या बन जाएगा सर, उसका संक्षिप्त रूप या उसका शॉर्टन फॉर्म आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मान लो पावर में लिखा जाए, अगर किसमें लिखा जाए, पावर में लिखा जाए, तो उसका क्या करोगे, देखो पहले तो ये चेक करना है कि क्या पावर कंटिन्यू है, क्या पावर कंटिन्यू है क्या। देखो 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0। तो सभी नंबर्स कंटिन्यू है, मतलब इनको कंटिन्यू लिख दो, 5 4 9 7 5 4 2, ये इसका आंसर रहेगा। अगर पावर कंटिन्यू हो, अगर आपकी घात लगातार हो, बीच में कोई भी घात ऐसी नहीं हो कि जो आपकी बीच में से गायब हो गई, तो आप नंबर्स को, फर्स्ट नंबर को आप कंटिन्यू लिख के उसको क्या कर सकते हो, नंबर बना सकते हो। या फिर मान लो अगर कंटिन्यू, तो सर 10 की घात 6 या 10 की पावर 6 होने का मतलब क्या है सर, 5 के बाद में कितने जीरो है सर, 6 जीरो, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि सर अगर 6 जीरो होंगे तो 6 पावर आएगी। तो इसी तरह अगर 10 की पावर 6 है या 10 की घात अगर 6 है, तो 5 के बाद में जीरो भी कितने आएंगे सर, 6 आएंगे। 10 की पावर 5 है, 10 की घात 5 है, मतलब कि सर 4 के बाद में जीरो भी कितने आएंगे सर 5। 10 की पावर 4 मतलब 9 के बाद में कितने जीरो आएंगे सर 4। 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो सर 7 के बाद में कितने जीरो आएंगे सर, 7 के बाद में कितने जीरो आएंगे 3। अगर 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो 5 के बाद में कितने जीरो आएंगे 2। अगर यहाँ से अगर आप 4 की पावर 10 की पावर 1 है, तो ये कितने आ जाएंगे 40। और अगर इसके बाद में 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 या 10 की घात 0 आने का मतलब मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और जब इनको वापस प्लस कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 4 9 7 5 4 2, और ये आपका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से था एक्सटेंशन ऑफ, पहले हमने क्या देखा, एक्सटेंशन देखा, विस्तार देखा, और उसके बाद में इसका शॉर्टन फॉर्म या इसका संक्षिप्त रूप देखा। अब देखिए टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, कौन कौन सी टाइप्स के हमें नंबर्स यहाँ पे पढ़नी है, किस किस संख्याओं की, किस किस प्रकार की हमें संख्या पढ़नी, इसका हम यहाँ से डिस्कस करते। देखो सबसे पहले, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यूनिट नंबर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यूनिट नंबर या इकाई संख्या क्या होती है एक्चुअल में। देखो यूनिट नंबर या इकाई संख्या क्या होती है, जो हमें इकाई के स्थान पे लिखी हो या जो वंश प्लेस पे जो लिखी होती है उसे क्या कहते हैं सर, यूनिट नंबर या इकाई संख्या कहते हैं। एक्चुअल में यूनिट नंबर पे कौन कौन सी संख्या आ सकती है, आप मुझे बताना। देखो मान लो कि आपके पास में कोई भी आपके पास में नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई भी नंबर आपके पास में लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका वंश डिजिट या इकाई अंक कौन सा है सर, ये वाला, और इसे आप क्या कहोगे सर, यूनिट प्लेस, इसे क्या कहोगे यूनिट, यूनिट डिजिट या इकाई अंक कहोगे इसे, और इसे क्या कहते हैं सर, वंश प्लेस। तो सर यहाँ पर कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या यहाँ पर 10 हो सकता है इसकी जगह, नहीं सर 10 कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो ओनली 1 डिजिट की जगह, एक अंक की जगह आप यहाँ पर 2 डिजिट एक साथ कैसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब सर 0 to 1,
0 to 9, ओनली यहाँ पर कितने डिजिट आ सकते हैं सर? 0 to 9, 0 से लेकर ओनली 9 डिजिट तक आ सकते हैं। इसका मतलब कि सर यूनिट डिजिट या इकाई अंक या इकाई संख्या या यूनिट नंबर या इकाई संख्या या वंश डिजिट कौन कौन सी हो सकती है सर? 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक की सभी नंबर से हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। तो यूनिट नंबर या इकाई संख्या कौन कौन सी होती है सर? 0 to 9। कौन सी होता है? 0 to 9। ये सभी नंबर होते हैं और ये इसके बाद में 1 to 9 तक ये पूरा समूह मिलकर क्या बन जाता है? यूनिट नंबर बन जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिट या इकाई संख्या ये हमारे पास में डिजिट हो गई, और एक्चुअल में यूनिट या नंबर क्या होता है सर? 1 to 9, 0 का हटा देना उसमें से, है ना। 0 क्या होता है? 0 डिजिट में होता है, और 1 to 9 तक क्या होता है सर? हमारे पास में यूनिट नंबर या इकाई संख्या होती है 1 to 9। वैसे आपका जो यूनिट प्लेस है, इकाई संख्या है, इकाई अंक है या वंश डिजिट है, इसकी जगह 0 से लेकर 9 तक की सभी नंबर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपके पास में 3 4 5 0 भी तो हो सकता है, 3 4 5 1 भी हो सकता है, 3 4 5 2 भी हो सकता है ना, इस तरह से। लेकिन सर जैसे यूनिट अगर आप नंबर फाइंड आउट करोगे तो वहां पर 1 to 9 तक होगा, उसमें 0 शामिल नहीं करते, ठीक है। क्योंकि 0 कोई नंबर नहीं होता ना, 0 नंबर होता नहीं है। तो नंबर कौन से होते हैं सर? 1 to 9 तक होते हैं। 10 आ नहीं सकता, क्योंकि 10 क्या नहीं होता सर? हमारे पास में यूनिट नहीं होता, वो तो 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। फिर होता है सर हमारे पास में नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पर नॉर्मल लिखा आएगा कि नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सर नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या एक्चुअल में कौन सी होती है सर? जो 1 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, कहां से? 1 से। और 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी सर? इन्फिनाइट या अनंत तक जाएगी। इन्फिनाइट या अनंत का मतलब कोई एंड नहीं है उसका, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। आप जितनी लिख सकते हो उतनी लिख सकते हो, कोई अंत नहीं है। ये भी क्या सर? ये भी एक नंबर है, और ये भी एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 2 2 4 5 6 7 8 9 5 4 3 2 0 5 4 2, है ना। इस तरह से कितने भी नंबर लिख सकते हो। तो अनंत तक या इन्फिनाइट तक होती है नेचुरल नंबर, जिनका कोई एंड नहीं है, जिनका प्राकृतिक संख्या का कोई भी अंत नहीं होता, इनका कोई एंड नहीं होता। ये इन्फिनाइट या अनंत तक होती है। लेकिन नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है सर? 1 से। इसका मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर या प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है सर? 1। फर्स्ट नेचुरल नंबर या प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है सर? 1। और अंतिम नेचुरल नंबर या लास्ट अंतिम प्राकृतिक संख्या या लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है सर? वो इन्फिनाइट या अनंत। क्या आप लास्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? क्या आप अंतिम प्राकृतिक संख्या पता कर सकते हो? नहीं सर। क्या आप पहली प्राकृतिक संख्या या फर्स्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? यस। कौन सी होगी सर? 1। लेकिन लास्ट हमें नहीं पता, क्योंकि लास्ट कहां तक जाती है सर? अनंत तक या इन्फिनाइट तक जाती है। अब होता है सर होल नंबर। इसके अलावा कौन सा होता है सर? होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी होती है सर? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से होती है सर? 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है सर? इन्फिनाइट तक। उसे क्या कहते हैं सर? हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो फर्स्ट होल नंबर या प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है सर? 0। और अंतिम प्राकृतिक पूर्ण संख्या, अंतिम पूर्ण संख्या या लास्ट होल नंबर कौन सा होता है सर? इन्फिनाइट। इसका मतलब कि दोनों में चेंज क्या? देखो दोनों में चेंज क्या हुआ कि सर जो नेचुरल नंबर होता है वो तो 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या तो 1 से प्रारंभ होती है, जबकि होल नंबर जो पूर्ण संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है सर? 0 से प्रारंभ होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये भी कह सकते हो क्या कि अगर मैं इस नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है या प्राकृतिक संख्या का जो समूह है उसमें अगर 0 को भी शामिल कर दूं तो क्या बन जाएगा सर? वो होल नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें भी तो यहां से लेकर, अगर आप यहां से देखोगे, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। इसमें जैसे 0 और शामिल कर दिया तो क्या बन गई सर? ये होल नंबर या पूर्ण संख्या बन गई। इसका मतलब कि सर नेचुरल नंबर का अगर आपके पास में कोई भी ग्रुप है, जैसे ये नेचुरल नंबर का ग्रुप है 1 से लेकर यहाँ तक, इसमें अगर मैंने 0 भी शामिल कर दिया तो क्या बन जाएगा सर? ये पूर्ण संख्या या होल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ध्यान रखना, इस ये कई बार पॉइंट पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या के अगर आप समूह में या ग्रुप में अगर 0 भी आप ऐड कर देते हो, 0 शामिल कर देते हो, तो वो क्या बन जाएगा? तो सर वो हमारे पास में होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब 0 अगर उस ग्रुप में और मिला दोगे तो हमारे पास में किसका ग्रुप बनेगा? होल नंबर या पूर्ण संख्या का ग्रुप बन जाएगा। अब होता है सर एक पूर्णांक, जिसे कहते हैं इंटीजर्स। एक्चुअल में इंटीजर्स या पूर्णांक होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। सर पूर्णांक या इंटीजर्स को पहला पॉइंट की किससे डिनोट किया जाता है सर? आई से डिनोट किया जाता है। किससे? आई से डिनोट किया जाता है। सर पूर्णांक या इंटीजर में कौन कौन होता है सर? पूर्णांक या इंटीजर में एक तो 0 होता है, एक हमारे पास में पॉजिटिव नंबर्स, एक हमारे पास में नेगेटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और 0। जब ये तीनों किसी ग्रुप में होंगे तो वो क्या कहलाएगा सर? पूर्णांक या इंटीजर कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना,
कोई भी पॉइंट की नंबर या जिसके अंदर पॉइंट या डेसिमल लगा हुआ हो, या जिसमें पॉइंट लग जाए, डेसिमल लग जाए या दशमलव लग जाए, वो क्या नहीं होता सर हमारे पास में पूर्णांक या इंटीजर नहीं होता। क्योंकि पूर्णांक या इंटीजर क्या होता है सर, विदाउट डेसिमल नंबर या बिना दशमलव की संख्या क्या कहलाती है सर हमारे पास में, पूर्णांक या इंटीजर कहलाती है। इस पॉइंट का भी साथ में ध्यान रखना। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। अब आपको कि सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो पहले देखिए पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या क्या होती है, जिसे आई प्लस से डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव नंबर सर वो दोनों नंबर्स होती है, जैसे मान लो आप लिखते हो ना 1 2 3 4, जिसके आगे कोई भी साइन आप नहीं लिखते हो, किसी तरह का कोई भी चिन्ह नहीं लिखते हो, उसे कहते हैं सर पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं। और या फिर उसके आगे अगर आप प्लस का साइन लिख देते हो, प्लस का साइन लिख देते हो, उसे भी हमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स या धनात्मक संख्याएं कहते हैं। दोनों ध्यान रखना। 2 4 5 6 भी एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, और प्लस 2 4 5 6 ये भी हमारे पास में पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या है। सर ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर्स कौन सी होती है सर, जिस भी नंबर के साथ में अगर आप माइनस का लिख देते हो, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं सर, नेगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं। जैसे पॉजिटिव नंबर हमारी इन्फिनिटी अनंत तक होती है, उसी तरह नेगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्या भी हमारे कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी तक या माइनस अनंत तक होती है। ध्यान रखना। इसको आई माइनस से लिखते हैं या माइनस वीई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको प्लस वीई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या आई प्लस से लिखते हैं। इसका मतलब कि सब जीरो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, जीरो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, जब तीनों अगर किसी ग्रुप में होगी, तीनों अगर जिस समूह में होगी, उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको कहेंगे पूर्णांक या इंटीजर कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और जीरो कहां पर होता है सर, मिडिल में या बीच में होता है। जीरो के राइट साइड में कौन होता है सर, पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या, और जीरो के लेफ्ट साइड में कौन होता है सर, नेगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब ध्यान रखो, -4 जो है वो -2 से छोटा है। -4 इज स्मॉलर देन -2, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे नंबर छोटी होती जाएगी। क्योंकि देखो 4 से छोटा कौन, 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से -2, ये सारे क्या हो रहे हैं सर, इधर स्मॉलर होते जा रहे हैं, इधर छोटे होते जा रहे हैं। और जैसे आप राइट साइड की ओर बढ़ोगे तो नंबर्स क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। मतलब -4 से -3 ग्रेटर है, -3 बड़ा है, -3 से -2 ग्रेटर है, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। इसका मतलब सीधा सीधा ध्यान रखना, अगर नंबर के साथ में माइनस लग जाएगा तो जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा सर, छोटा हो जाएगा। तो जो ग्रेटर होगा स्मॉलर, स्मॉलर होगा वो ग्रेटर बन जाएगा, क्योंकि -4 -2 से छोटा है। -4 इज स्मॉलर देन -2, इस बात का भी ध्यान रखना। और पूर्णांक या इंटीजर में कोई भी डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या नहीं आएगी, ये बात भी पॉइंट ध्यान रखना। तो तीनों पॉइंट बता दिए कि सर पूर्णांक या इंटीजर में एक तो डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या नहीं आएगी, इसमें जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर धनात्मक होती है, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर या ऋणात्मक होती है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाओगे, नंबर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी सर, कम होती जाएगी, संख्या का मान घटता जाएगा। और जैसे जैसे आप राइट साइड में जाओगे तो नंबर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और नंबर्स का वैल्यू प्लस होता जाएगा, इंक्रीजिंग होती जाएगी, या संख्या का मान बढ़ता जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब कि सर अगर आपके पास में -4 और -3 लिखा हुआ है तो इनमें ग्रेटर कौन है सर, -3। कि जब भी किसी भी नंबर के साथ में अगर माइनस का साइन लग जाता है, किसी भी संख्या के साथ में अगर आप माइनस का चिन्ह लगा देते हो, तो वो संख्या क्या बन जाती है सर, स्मॉलर ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर स्मॉलर हो जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है, और बड़ी क्या हो जाती है सर हमारे पास में छोटी हो जाती है। हर एक पॉइंट बात ध्यान से सुनना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो 4 से ग्रेटर कौन है, 5 है। 3 से ग्रेटर कौन है, 1 है। 6 से ग्रेटर कौन है, देखो यहाँ पर 6 ग्रेटर है 0 से, लेकिन यहाँ पर माइनस लगते क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। कैसे, 1 और -1 इन दोनों में कौन ग्रेटर है, देखो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से, ये भी ध्यान रखना। हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। चाहे मैं अगर यहाँ पर ये भी लिख दूं ना, कि मान लो मैंने लिखा, ये लिखा मैंने 5 और ये लिखा मैंने -50, अब इनमें ग्रेटर कौन है सर, 5 इज ग्रेटर। 5 इसमें क्या सर, बड़ा है माइनस से, क्योंकि देखो माइनस जो होता है, जो धनात्मक संख्या है, वो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। अगर मान लो -2 और -5 लिखा हुआ है, तो इसमें -2 इज ग्रेटर देन -5। क्यों, क्योंकि जब भी माइनस हो जाता है तो ग्रेटर स्मॉलर, और स्मॉलर क्या हो जाता है सर, बड़ा ग्रेटर हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए अब आपको बताता हूं इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है सर, ऐसी सभी नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड हो सके, जो क्या हो सके सर, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सके। द नंबर्स which is completely divisible by 2, completely divisible by 2, that called even number। ऐसी सभी संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सके उसे क्या कहते हैं सर, हम सम संख्या कहते हैं। ये भी पॉइंट साथ में ध्यान रखना। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह ये इनका भी इनफिनाइट तक होता है, कोई एंड नहीं होता इनका भी। क्या नहीं होता सर, कोई एंड नहीं होता इनका भी, कोई अंत नहीं होता। ये भी चलती जाते चलती जाते चलती जाती इनफिनाइट तक। लेकिन उसमें एक नंबर्स कौन सी आएगी सर, ओनली वही नंबर्स आएगी जो डिविजिबल बाय 2 है, जो 2 से विभाज्य है। इसके बाद में इसमें रिमाइंडर हमेशा शेष कितना बचेगा सर, 0। अगर मान लो, जैसे मान लो ये नंबर आपका इवन नंबर है या नहीं, ये सम संख्या है या नहीं, तो इसका पॉइंट यहीं से पता चलेगा कि 2 का डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर या शेषफल 0 रहे तो वो नंबर क्या कहलाएगी सर, हमारे इवन नंबर या सम संख्या कहलाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए इसके बाद में ट्रिक क्या है कि मान लो कि अगर आपको इवन नंबर जल्दी से फाइंड आउट करनी है, कि देखते आप बता सको कि सर देखते कि ये इवन है या इवन नहीं है, ये सम है या सम नहीं है, तो उसका केवल वंस डिजिट या इकाई का अंक देखना। अगर वो 02468, दोबारा याद कर लो 02468, अगर ये नंबर्स हो, इन डिजिट्स में से कोई सा भी डिजिट अगर इस वंस डिजिट या इकाई का अंक हो किसी भी नंबर का, तो वो नंबर क्या कहलाएगी सर, इवन नंबर या सम संख्या कहलाएगी। कौन कौन से, 02468 अगर हो तो वो नंबर क्या कहलाएगी सर, इवन नंबर या सम संख्या आपकी कहलाएगी। किसी भी नंबर का वंस डिजिट या इकाई का अंक अगर आपका 02468 हो तो वो नंबर हमेशा क्या कहलाएगी सर, इवन नंबर या हमारे पास में सम संख्या कहलाएगी। चलिए इसके बाद में सर ये सभी नंबर्स क्या कहलाएगी, अब इसमें से देख लीजिए। इसका बस केवल ये देखो, 0 है इवन नंबर, 5 नहीं सर, 4 इवन, 2 इवन, 6 इवन, 7 नहीं सर, ये इवन नहीं है। इसके बाद में ओड नंबर्स या विषम संख्या, सर वो नंबर्स नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उन संख्याओं को क्या कहेंगे सर, हम हमेशा ओड नंबर्स या विषम संख्या कहेंगे। उनमें जब भी 2 से डिविजिबल डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास में कोई ना कोई रिमाइंडर रहेगा, 1 2 जितना भी रहेगा, लेकिन सर उसमें हमेशा रिमाइंडर रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, रिमाइंडर 0 नहीं रहेगा, रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं रहेगा। वो नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास में, क्या कहलाएगा वो नंबर, ओड नंबर या विषम संख्या कहलाएगा। तो इसकी भी ट्रिक याद कर लो कि किसी भी नंबर के अगर वंस डिजिट या इकाई का अंक अगर 1 3 5 7 और 9 हो, 1 3 5 7 9 हो, तो वो नंबर आपका ओड नंबर या विषम संख्या कहलाता है। और ये भी इनफिनिट तक चलती जाती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, इस तरह ये भी कंटिन्यू इनफिनिटी अनंत तक चलती रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। और ट्रिक क्या है कि सर वंस डिजिट या इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1 3 5 7 और 9, तो वो नंबर क्या कहलाएगी, ओड या विषम। लेकिन अगर 0 2 4 6 और 8 हो तो वो नंबर आपकी इवन नंबर या सम संख्या कहलाएगी। तो यहां से देखते पता चल रहा है 4 इवन सम, 5 ओड विषम, 3 ओड विषम, 9 ओड विषम, 0 इवन या सम कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना भाज्य संख्या, जिसे कहते हैं सर कंपोजिट नंबर। अब देखो, भाज्य नाम से स्पष्ट है कि सर जिसमें भाग जाता हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है 4, तो 4 में देखो किस किस का डिवाइड हो सकता है सर, 4 में 1 का हमेशा डिवाइड होगा। किसी भी नंबर में या किसी भी संख्या में 1 का हमेशा डिवाइड होगा, ध्यान रखना। दूसरा कि सर जो आप नंबर लिख रहे हो उस नंबर का खुद का भी डिवाइड होगा। कैसे सर, आपके पास में अगर आपके पास में 4 है तो 4 में 4 का तो डिवाइड होगा। इसका मतलब किसी भी नंबर में 1 और जो नंबर खुद है इटसेल्फ, या जिसे क्या कहते हैं स्वयं, तो संख्या का तथा एक का हमेशा उसमें क्या होगा सर, डिवाइड होगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर इन दोनों नंबर के अलावा, जैसे 1 और 4 ये दोनों तो इसके नंबर है, तो इसके अलावा इसका मतलब देखो ऐसे समझ लो कि किसी भी संख्या के सर 2 मित्र हमेशा होते हैं। कोई भी नंबर लिख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा 3, तो सर इसके हमेशा 2 दोस्त तो फिक्स है। एक तो कौन, 1, एक सर ये खुद, क्योंकि खुद भी तो खुद का दोस्त है, तो सर ये 2 तो हमेशा फिक्स रहते हैं। ये 2 नंबर्स ऑलवेज बी ए फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, क्योंकि देखो एक्चुअल में फैक्टर्स होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, गुणनखंडी कहलाते हैं। तो सर किसी भी संख्या में 2 संख्याओं को तो हमेशा भाग जाएगा। किसका, एक तो 1 का और एक किसका जाएगा सर, 3 का। जो नंबर खुद होता है वो नंबर खुद का भी डिवाइड उसके अंदर जाएगा। तो इटसेल्फ और 1 उसका हमेशा उस नंबर में डिवाइड होगा। लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स के अलावा अगर कोई और नंबर ऐसा आ जाए, अनोदर नंबर का अगर डिवाइड हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट या भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मान लो 4 है तो उसमें 1 और 4 का तो डिवाइड होगा ही होगा, इसमें 2 का भी हो रहा है, मतलब कि क्या है ये सर, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। जैसे 24 है तो 24 में सर 1 का डिवाइड होगा, 24 का होगा, ये 2 तो इसके फिक्स है। इसके अलावा सर 2 3 6 8 4 12 24 ये सारे भी सर इसके क्या है सर, फैक्टर्स हैं, इसके गुणनखंड है। इसका भी इसके अंदर क्या होता है सर, डिवाइड होता है। मतलब कि सर इन दोनों नंबर के अलावा 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ,
एक और स्वयं के अलावा भी अगर कोई ऐसा नंबर मिले आपको जिसका इसके अंदर भाग जाए, जो जिससे ये डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगी हमारे पास में, वो नंबर कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो, इसका मतलब क्या हो गया सर, कम से कम एक अतिरिक्त, कम से कम एक अतिरिक्त संख्या का इसमें क्या होना चाहिए सर, डिवाइड होना चाहिए, मिनिमम वन अनदर नंबर, कोई भी, जैसे वन और नंबर एक और संख्या, इसके अलावा अगर कोई भी आपको ऐसा नंबर मिल जाए जिसका इसके अंदर डिवाइड होता हो, तो वो संख्या भाज्य संख्या या कंपोजिट कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी नंबर नहीं मिले, ओनली वन, और जो गिवन नंबर है, जो इटसेल्फ है, जो खुद स्वयं संख्या, उसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं हो, नॉट एनी अदर नंबर, जिससे वो डिविजिबल हो सके, जिससे वो भाग जा सके, तो वो क्या कहलाएगी सर हमारे पास में अभाज्य संख्या, या जिसे क्या कहेंगे सर, प्राइम नंबर। तो ध्यान रखना, प्राइम और कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट यहां से बता रहा हूं दोनों। सेवन क्या है सर, सेवन एक हमारा अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। कैसे, सेवन में वन और सेवन, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिसका इसके अंदर डिवाइड कर सकते हो। 19 में वन और 19 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके अलावा इसका डिवाइड कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगी सर, अभाज्य प्राइम। लेकिन सर 33 एक ऐसा नंबर है, जैसे वन, 33, 11 और 3, देखो वन और 33 ये दो तो इसके फिक्स है कि वन का होगा और 33 होगा, लेकिन सर इसमें 3 का भी डिवाइड हो रहा है, इसमें 11 की टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब कि सर ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या, क्योंकि अगर वन एंड इटसेल्फ, एक तथा स्वयं के अलावा कोई भी ऐसा नंबर मिल जाए जिसका इसके अंदर डिविजिबल हो सके, जिसका इसके अंदर भाग हो सके, वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट या भाज्य कहलाएगा। लेकिन अगर वन और इटसेल्फ, एक और स्वयं के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिले, तो वो नंबर क्या कहलाएगा सर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ आपको महत्वपूर्ण इसमें बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो आपको याद रखने हैं। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है सर, हमेशा टू होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वन एक ना, वन जो होता है ना, वन नो, ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ना तो अभाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है वन, इसलिए वन अगर होगा नहीं तो वन के बाद में कौन आएगा, टू। इसका मतलब कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है सर, टू। टू क्यों होता है सर, क्योंकि टू में अगर आप डिवाइड करोगे तो वन और टू के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका इसके अंदर टू में डिवाइड कर सकते हो। दो में ऐसी कोई संख्या नहीं है, एक और दो को छोड़कर, कि इसके अंदर उसका भाग दे सको। इसका मतलब कि सर अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें वन एंड इटसेल्फ, एक तथा स्वयं के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिले जिसका इसके अंदर भाग जा सके, तो वो क्या कहलाती है सर, अभाज्य संख्या, या वो प्राइम नंबर कहलाती है। मतलब कि सर टू इज ए प्राइम नंबर, दो एक अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है सर, टू। और वह संख्या जो सम और अभाज्य दोनों है, जो ऐसे नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, इवन और प्राइम, इवन एंड प्राइम बोथ, जो सम और अभाज्य दोनों है, तो वो भी कौन सा सर, टू। तो क्या सर टू के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है? क्या दो के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य? नहीं, दो के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं होता। नो एनी अनदर इवन नंबर शुड बी प्राइम नंबर, दो के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, ध्यान रखना। क्यों सर, अगर मान लो कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी इवन नंबर लोगे, क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी इवन नंबर, मान लो आपने कोई भी इवन नंबर लिखी या सम संख्या लिखी, इसका मतलब इवन लिखते ही क्या हो गया कि सर उसमें टू का डिवाइड तो होगा, उसमें टू का डिवाइड तो होगा, उसमें दो का भाग तो जाएगा। इसका मतलब सर एक तो वन का डिवाइड जा रहा है, एक वो जो नंबर खुद है उस नंबर का भी डिवाइड जा रहा है, और कम से कम टू का तो डिवाइड जाएगा ही, क्योंकि इवन नंबर है, सम संख्या है, मतलब ही क्या है कि सर उसमें टू का डिवाइड जाएगा। मतलब कि सर वन और नंबर के अलावा कम से कम टू का तो डिवाइड जाएगा जाएगा। इसका मतलब कि कभी वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि हर इवन नंबर में टू का डिवाइड होता है, प्रत्येक सम संख्या में दो का भाग जाता है, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू, इसलिए वो नंबर क्या नहीं हो सकता सर, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। किसको छोड़कर, टू को, दो को छोड़कर, किसको छोड़कर सर, दो को छोड़कर। लेकिन टू एक ऐसा नंबर हमारे पास में जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसका मतलब टू क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और टू क्या है, इवन एंड प्राइम बोथ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और सम और अभाज्य वो भी कौन है सर, दो। दो के अतिरिक्त कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या हो, इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं होती है। इसके बाद में स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर, थ्री। सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू, लेकिन स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ओड भी हो, प्राइम भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो, 3 पॉइंट हो गए, प्राइम भी हो, ओड भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो, सबसे छोटी भी हो, विषम भी हो और अभाज्य हो, तो वो कौन सा होता है सर, थ्री। क्योंकि
देखो ओड नंबर या विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 3, तो 1 तो 1 क्या होता है, 1 तो प्राइम और कंपोजिट दोनों ही नहीं होता, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, तो एक के बाद में कौन आएगा, 3। इसका मतलब 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 में भी ओनली 1 और 3 के अलावा कोई नंबर नहीं जिसका डिवाइड हो सके। तो सर स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य 3। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी कौन सी, 2, क्योंकि सबसे छोटी अब सम संख्या प्रारंभिक कहां से होती है सर, 2 से। इवन नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं सर, 2। इसका मतलब 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और इसलिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2। और 2 के बाद में कोई ऐसी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो, 2 के बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं है सम संख्या जो अभाज्य संख्या हो, और 1 नीदर कंपोजिट नोर प्राइम, न तो भाज्य और नहीं क्या है सर, वो अभाज्य संख्या 1। ध्यान रखना, एक जो होता है ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। इसका मतलब अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट करोगे सर, 2 से। 2 3 5 7 11 13, इस तरह टोटल आपको 100 तक कितनी होती है सर, 25 नंबर से होती है। ध्यान रखना, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है सर, 25। 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर्स आर 25। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये सभी आपको याद करनी है। ये आपको याद होनी चाहिए 1 to 100 तक, क्योंकि 1 to 100 तक अगर आपको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या याद रहेगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, क्योंकि नॉर्मली आपको 1 to 100 तक की क्वेश्चंस में प्राइम नंबर्स का सम माइनस है ना, उनका एडिशन करवा सकता है, डिफरेंस करवा सकता है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करवा सकता है। तो आपको 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स आपको ध्यान रहने चाहिए। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। वो टोटल कितनी होती है सर, 25 या 25 होती है। ध्यान रखना, आप कई बार क्या करेगा, कहेगा कि 1 to 20 तक की टोटल प्राइम नंबर्स का सम बताइए, 1 से लेकर 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो सर 2 3 5 7 11 13 17 19 इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। कई बार कहेगा कि 40 to 80 40 to 80 प्राइम नंबर्स का सम बताइए, 40 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 इन सबका क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो इस तरह आपको 1 to 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर्स आपको लर्न होनी चाहिए, और ये टोटल कितने होते हैं, 25, और ये सभी आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ओड या विषम आप सबको पता है कि ओड देखो क्यों होती है, क्योंकि देखो 1 आपके पास में ओड नंबर होता है, लेकिन वो ना अभाज्य ना ही भाज्य, ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट, तो कौन सा हो जाएगा, 3। इसलिए स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर या सबसे छोटी सम विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर, 3 3। इसके अलावा सर ओड प्लस प्राइम विषम भी है और अभाज्य, उसमें स्मॉलेस्ट तो कौन सा हो जाएगा सर, वो हमारे पास में 3 हो जाएगा। और ये प्राइम और इवन अभाज्य और सम संख्या तो वो कौन सा हो जाएगा सर, 2। ये उसी को हमने डिनोट किया था। चलिए ये सभी आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं, अब मैंने कुछ एग्जांपल से इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी प्राइम है, कौन सी कंपोजिट है, भाज्य अभाज्य, तो आप इजीली यहाँ से पता कर लोगे। कि जैसे देखो पता कर सकते हो कि सर 15 जो है वो ओड है, विषम है, क्योंकि वो इवन और सम, इवन और ओड, सम और विषम का तो आपको ट्रिक पता है, 0 2 4 6 8 और 1 2 1 3 5 7 9 आपको लास्ट डिजिट या वंश डिजिट या इकाई अंक पे देखना है, और आप इजीली पता कर सकते हो कि सर ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। और अगर आपको कंपोजिट और उसका पता करना है, कंपोजिट और प्राइम का, तो देख लीजिए मान लो 15 है, तो 15 में किस किस का डिवाइड होगा, 1 और 15 का तो होगा ही होगा, इसके अलावा देखो 3 और 5 का भी हो रहा है, तो इन दोनों के अलावा अन्य अगर कोई भी ऐसा अनदर नंबर है तो क्या कहलाएगा सर, वो कंपोजिट या भाज्य कहलाएगा। 17 में सर 17 में 1 और 17 के अलावा कोई नहीं होता, तो प्राइम या भाज्य होगी। 18 में 1 और 18 के अलावा सर 2 का भी है, 3 भी है, 6 और 9 है, तो ये सभी क्या हो जाएगा सर, कंपोजिट या भाज्य। ये तो इवन है, इवन होने का मतलब क्या है, सम संख्या होने का मतलब क्या है सर, कंपोजिट है। इवन नंबर है, कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 20 के अलावा 11 क्या है सर, 1 और 11 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं होता, मतलब प्राइम या अभाज्य होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मत कह देना कि सर सभी विषम संख्याएं हमेशा अभाज्य संख्या होती है। ऑल ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 15 क्या है, एक ओड नंबर है ना, 15 एक विषम संख्या है, फिर भी क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं। इसका मतलब कि सर सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। ऑल ओड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स, इस बात का ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी ओड नंबर्स हैं जिनमें आप और भी नंबर्स का डिवाइड कर सकते हो, कुछ विषम संख्या ऐसी है जिनमें आप अन्य संख्याओं का भी भाग दे सकते हो, जैसे 15 है। इसके अलावा और देखे तो जैसे 9 है, 9 में भी 1 9 के अलावा 3 का डिवाइड होता है,
मतलब बहुत सारी ऐसी नंबर जैसे 27 है, उसमें 1, 27 के अलावा 3, 9 का भी डिवाइड होता है, तो वो सारी कंपोजिट होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सर सभी विषम संख्याएं क्या होती है सर हमारे पास में अभाज्य संख्याएं होती, ये एक गलत फैक्ट है, ध्यान रखना। अब आता है सर हमारे पास में को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्याएं, एनी टू नंबर्स विच डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। पॉइंट को सुनना, अभी समझाऊंगा। एनी टू नंबर्स विच डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। कॉमन फैक्टर क्या होता है सर? एचसीएफ। ध्यान रखना, कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ। कोई भी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं हो, ओनली क्या हो सर? उनका केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक। उनका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कितना हो? 1। वो क्या कहलाते हैं सर हमारे पास में? को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। लेकिन ध्यान रखना, को प्राइम नंबर्स में जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हो, ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों नंबर अभाज्य संख्याएं होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन दोनों नंबर्स का, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए सर? 1 होना चाहिए। जैसे मान लो कि 4 और 8 है, 4 और 8, अगर इनका आप गुणनखंड कर रहे हो, अगर इनके फैक्टर्स आप पता करोगे तो इसका 4 का फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं सर? 1 2 4। 8 का कौन सा होता है? 1 2 4 8। इसका मतलब इनमें अगर कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देख रहे हो तो 1 2 4 1 2 4। इसका मतलब क्या इसमें 1 है? नहीं है। लेकिन अगर आप 11 और 15 अगर आप देख रहे हो, 11 और 15 देखो, ये तो क्या है सर हमारे पास में? प्राइम या अभाज्य संख्या है। लेकिन 15 क्या प्राइम नंबर है? 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 15 एक भाज्य संख्या है। 15 देखे जैसे 1 3 5 और 15, इसमें 1 और 11, इन दोनों में कॉमन कौन है? ओनली 1 है। इसका मतलब कि सर कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है सर? एक। इसका मतलब 11 और 15 हमारे पास क्या रहेगा सर? को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी, ध्यान रखना। इसी तरह जैसे मान लो 2 3 5 6 12 13 9 11 17 21 34 35, ये सभी क्या सर हमारे पास में को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे मान लो कॉमन क्या होता है, आप एक मैंने वर्ड बोला ना कॉमन या उभयनिष्ठ क्या होता है। जैसे मान लो स्कूल है और स्कूल में सभी बच्चे क्या पहने हुए हैं सर? स्कूल ड्रेस पहन कर आए, तो इसका मतलब उनकी स्कूल ड्रेस क्या है? उन सब पे कॉमन है, उन सब में उभयनिष्ठ है। जैसे मान लो टेक्स्ट बुक, आपकी जो क्लास में सभी के पास में टेक्स्ट बुक जो होती है हिंदी इंग्लिश में सबके पास सेम रहती है, तो आपकी क्लास में कॉमन क्या होगी सर? वो टेक्स्ट बुक आपकी जो क्लास है उसमें कॉमन या उभयनिष्ठ होता है, यानी कि जो सबके पास में है। जैसे यहाँ पर देखो इन दोनों के पास में 1 2 4 है, इसके पास 1 2 4 है, इन दोनों के पास ओनली 1 था, तो ये इसमें क्या हो गया सर? कॉमन या इनके बीच में उभयनिष्ठ हो गया। इनमें दोनों के पास में कौन सा? और फैक्टर्स यानी इनके गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जैसे इसके अंदर किस किस नंबर का आप डिवाइड कर सकते हो, कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिसका इसके अंदर आप भाग कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड या फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर ऐसा नंबर दोनों में 1 है तो वो क्या कहलाएगा सर हमारे पास में? को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ओनली एचसीएफ या फैक्टर्स कितना होना चाहिए हमारे पास में? 1 होना चाहिए। फैक्टर आप सबको पता है कि जैसे मान लो 12 है तो 12 में किस किस नंबर का डिवाइड होता है? 1 12 6 4 2 3, ये सब इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मान लो 42 है तो 42 में किस किस नंबर का आप डिवाइड कर सकते हो? तो देखो 42 से आगे तो कोई नंबर का डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो फिर 42 का डिवाइड होगा। लेकिन 42 तक सारे नंबर जिनका इसके अंदर डिवाइड हो सकता है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, इसके गुणनखंड कहलाते हैं। चलिए सर, इसके अलावा एचसीएफ भी आप पता कर सकते हो। एचसीएफ किसे पता करते हैं सर? दोनों का आप अलग अलग एलसीएम करो, एलसीएम करने पर पता चल जाएगा सर उनका एचसीएफ। जैसे मान लो 11 और 15 का एचसीएफ करोगे तो 11 का एलसीएम किया तो 11 का 11 में डिवाइड किया 1, 15 का 3 और 5 में किया 15, तो इन दोनों का, इन दोनों में जब कॉमन देखा तो क्या मिला सर? हमें ओनली 1 कॉमन मिला, क्योंकि इसमें 3 5 और 1 है, इसमें 11 और 1 है, दोनों में कॉमन क्या मिला? 1। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 1 है। और जब भी किसी टू नंबर्स का अगर एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर आपका 1 हो तो वो नंबर क्या कहलाती है सर हमारे पास में? को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने फैक्टर्स बताए थे कि किसी भी नंबर का पहले एलसीएम कर लो, एलसीएम करने के बाद में एक बॉक्स बना लो उसका, उस बॉक्स में से आप निकालते जाओ, आपको सारे फैक्टर्स उसमें पता चल जाएंगे। ये मैंने फैक्टर्स वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि फैक्टर्स वाले चैप्टर्स में कैसे पता करने हैं। अब चलिए, अब हमारे पास में आता है ट्विन प्राइम्स, जुड़वा अभाज्य। अब देखना, इसका मतलब समझना, जो अगर आपके पास में ट्विन प्राइम से जुड़वा अभाज्य है तो इसमें आपको दोनों नंबर कैसे होने चाहिए सर? प्राइम नंबर होने चाहिए।
टू प्राइम नंबर्स दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और कंडीशन नंबर 2 क्या होनी चाहिए, उनका डिफरेंस या अंतर कितना होना चाहिए सर 2। वो क्या कहलाती है हमारे पास में ट्विन प्राइम्स या जुड़वा अभाज्य कहलाती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ऐसी कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं, टू प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस या जिनका अंतर कितना है सर हमारे पास में 2, जिनका अंतर हमारे पास में कितना है सर 2, तो वो नंबर हमारे पास में क्या कहलाती है सर ट्विन प्राइम्स, या हमारे पास में उसको हम जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे मान लो 2 और 3 दोनों क्या प्राइम नंबर है ना, पहले तो ये चेक करो दोनों प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, दोनों का माइनस किया, डिफरेंस किया तो कितना आया 1, इसका मतलब कि सर ये प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नहीं है, ये जुड़वा अभाज्य नहीं है। 2 और 5, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, लेकिन डिफरेंस किया तो कितना आया 3, इसका मतलब ये भी क्या नहीं सर ट्विन प्राइम से जुड़वा अभाज्य नहीं है। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, माइनस किया तो कितना आया सर 2, इसका मतलब कि दोनों कंडीशन नंबर फर्स्ट दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, टू प्राइम नंबर्स ये दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, कंडीशन नंबर सेकंड उनका डिफरेंस या अंतर कितना होना चाहिए 2, वो क्या कहलाती है हमारे पास में ट्विन प्राइम्स ये जुड़वा अभाज्य कहलाती है। जैसे 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है और डिफरेंस भी कितना है 2, इसका मतलब ये क्या सर हमारे पास में ट्विन प्राइम से जुड़वा अभाज्य है, ये दोनों जुड़वा अभाज्य। ये देखो 17 19 रही, 29 31 रही। इस तरह क्या होते हैं कि आपको अगर मान लो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है और ये कहते हैं कि इनमें से ये बताइए कि ट्विन प्राइम्स कौन से हैं, तो पहले तो ये चेक कर लो कि इनमें से प्राइम कौन कौन सी है। अगर आपको दोनों नंबर्स प्राइम का ग्रुप दिया हुआ है और फिर ये चेक कर लो कि उनका डिफरेंस या अंतर 2 है क्या नहीं है, जिसका 2 होगा वो नंबर क्या कहलाएगी हमारे पास में ट्विन प्राइम या जुड़वा अभाज्य कहलाएगी। लेकिन को प्राइम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर आपके पास में प्राइम नंबर हो, दोनों नंबर अभाज्य संख्या हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस कंडीशन क्या है कि कोई भी आपके पास में 2 नंबर्स है उनका एचसीएफ या कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1, कोई भी दो संख्याओं का अभिनिष्ट गुणनखंड कितना होना चाहिए सर 1, बस यही कंडीशन है। लेकिन ट्विन प्राइम के लिए दोनों नंबर्स भी कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, और उनका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए सर 2 होना चाहिए। अब कुछ आपको मैं बात बता देता हूँ, ट्विन प्राइम में जुड़वा अभाज्य होती है वो हमेशा को प्राइम या सहअभाज्य होती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि 17 और 19 ये ट्विन प्राइम है। कैसे सर? ये दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और दोनों का डिफरेंस भी अंतर भी कितना है सर 2, और जब इनका कॉमन फैक्टर देख रहे हो तो वो भी कितना है सर 1। इसका मतलब कि सभी ट्विन प्राइम नंबर ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या होती है। लेकिन ऑल को प्राइम नंबर्स आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स, सभी सह अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। कैसे? मान लो ये कंडीशन लिखी तो मैं कोई भी दो को प्राइम नंबर लेता हूँ 11 और 15, ठीक है। अब 11 और 15 तो ले लिया, लेकिन क्या 11 और 15 ये ट्विन प्राइम होगी? कैसे होगी सर? ये तो प्राइम नंबर ही नहीं है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये को प्राइम नंबर है, ये असहभाज्य संख्या है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है, लेकिन ये ट्विन प्राइम में जुड़वा अभाज्य नहीं है। इसका मतलब ध्यान रखना, ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स या सभी जुड़वा अभाज्य असहभाज्य सहभाज्य होती है, लेकिन ऑल को प्राइम नंबर्स आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स, सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होती, ये भी ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। इसके बाद में और इसमें पॉइंट देखते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत, एक के बाद में एक आने वाली। जैसे मान लो कंजिक्यूटिव नंबर्स एक्चुअल में क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है सर हमारे पास में कंजिक्यूटिव नंबर्स या क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं कहूँ कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, क्रमागत सम संख्या है, तो वो कौन सी होती है सर 2 4 6 8, मतलब कंटिन्यू आना चाहिए, उसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए उसमें से गायब हो गया, कंटिन्यू आना चाहिए। कंजिक्यूटिव ओड नंबर क्रमागत विषम संख्या, वो भी कंटिन्यू होना चाहिए। तो वो क्या होता है सर कंजिक्यूटिव नंबर्स, और सभी कंजिक्यूटिव नंबर्स हमारे हमेशा क्या होती है सर को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं होती है। ध्यान रखना 2 3 ले लो, 4 5 ले लीजिए, 11 12 ले लीजिए, 21 22 ले लीजिए। कंजिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव इवन या ऑड नहीं, कंजिक्यूटिव नंबर्स या क्रमागत संख्याएं, एक के बाद एक आने वाली संख्याएं हमेशा क्या होती है सर को प्राइम नंबर्स सहभाज्य संख्याएं, क्योंकि उनका जो एचसीएफ होता है या उनका कॉमन फैक्टर होता है हमेशा क्या होता है सर 1 होता है। चाहे कोई भी आप कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, लगातार दो संख्याएं लीजिए, उनका ग्रुप लीजिए 2 नंबर्स का, कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने मान लो मैंने 13 14 ले लिया, या 17 18 ले लिया, 81 82 ले लिया, 93 94 ले लिया, इन सब का क्या होता है सर इन ग्रुप में अगर आप देख रहे हो तो इनके ग्रुप में इनका कॉमन फैक्टर या ओबेनिस्ट गुणनखंड क्या रहेगा सर 1 रहेगा, 1 रहेगा। अगर उनका एचसीएफ या ओबेनिस्ट गुणनखंड या कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब क्या सर वो को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जिसमें जो अभी अभी रिवीजन में हमारे और बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं हमारे नंबर सिस्टम के, उन टॉपिक्स को भी जल्दी हम हमारी अगली कुछ क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, और इस तरह नंबर सिस्टम का हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे एग्जाम से पहले, और फिर किसी और चैप्टर का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।